Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Vaibhav Kulsresht and today I am going to discuss about an overview over Rajasthan agriculture. Agriculture is very important for our economy. कोई भी क्षेत्र हो वहां पर कृषि सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण के लिए अगर हम कोविड सिचुएशन की इस बीते दौर को याद करें तो जब लॉकडाउन हुआ सारे कार्य ठप हो गए, इकोनॉमी के सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी ये सभी सेक्टर जब ठप हुए तो वो जाकर प्राइमरी तब भी कार्य करता रहा। और अगर प्राइमरी भी ठप हो जाता तो डेफिनेटली हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती, क्योंकि कृषि क्षेत्र की पैदावार रुक जाती तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पर पड़ता। इसीलिए प्राइमरी क्षेत्र का ये कृषि क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस कृषि क्षेत्र में कृषि भी आती है, बागवानी भी आती है, वानिकी भी आती है, पशुपालन होता है, मत्स्यन होता है, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। एक विशेष प्रकार की जलवायु परिस्थितियों का निर्माण होता है, इसीलिए इसके एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी कुछ विशेष प्रकार के हैं, जहां पर कुछ निश्चित फसलें पैदा हो सकती हैं। जहां फसलें पैदा नहीं हो सकती वहां कहीं बागवानी होगी या फिर पशुपालन होगा या मत्स्यन होगा, अलग अलग क्षेत्रों में। इन्हीं के से संबंधित आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान 2020-21 से लिया गया। तो अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की तो कृषि क्षेत्र में बागवानी, मत्स्यन, पशुपालन, कृषि ये सभी चीजें आ जाती हैं। और अगर हम यहां देखें कि सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन करें ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट बेसिक प्राइस में, तो ये तीन क्षेत्र दिखाए गए हैं। जो हरा वाला भाग है ये कृषि क्षेत्र का है, एग्रीकल्चर का है। ये भाग है कृषि का, यानी कि कृषि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें कितना जीवीए में इसका कितना पार्ट है, जीवीए में इसका कितना भाग है, यह है कृषि का 29.45%। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है मींस उद्योग है, उद्योग 28.15% अपना रोल अदा करता है। और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र से मिलने वाला जीवीए का जो भाग है वो है 42.4%। तो हमारे लिए हम अभी बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। 29.45% भाग हमें यहां से मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राज्य की जीडीपी में कृषि का कितना भाग है, कितना रोल है, तो राज्य में 29.77% भाग जीडीपी का 29.77% भाग हमारे राज्य की जीडीपी का कहां से आ रहा है, कृषि क्षेत्र से। क्योंकि कृषि क्षेत्र में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे भाग आते हैं। तो आप देखेंगे ये हरा वाला भाग है फसलों से संबंधित, और अगर हम इसको 100% मान लें, यही भाग 100% है, तो इस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यहां पर फसलों का जो भाग है वो है 48.36%। वहीं ये है लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन, पशुपालन से आ रहा है 42.62% भाग। वहीं फॉरेस्ट्री, वानिकी, वानिकी से मिलता है 8.67% भाग, और मत्स्यन से मिलता है 0.34% भाग। ये इस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन की, कि किस तरीके से कितनी भूमि राजस्थान की किस कार्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, तो अगर हम देखें टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ स्टेट इज 342.87 लाख हेक्टेयर। इतना हमारा जो राज्य है उसका क्षेत्रफल है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। और इसमें से 8.05% भाग किसके पास है, यह है फॉरेस्ट के पास। ये नीला वाला भाग 8.05% भाग फॉरेस्ट के पास है, वन से संबंधित है। इतने भागों में वन फैला हुआ है हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल में। और 5.81% भाग ये नॉन एग्रीकल्चर भाग है।
मींस ये जो रेड कलर का भाग है 5.81, इसमें कोई भी कृषि कार्य नहीं किए जाते। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कहीं लोग निवास कर रहे हो, कुछ घर बने हो सकते हैं, बिल्डिंग बनी हो सकती है, लेकिन कृषि नहीं होती, नॉन एग्रीकल्चर। और उसके बाद 6.95% अंडर द बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड। 6.95 ये जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये बैरन है, बंजर है, इस पे खेती नहीं की जा सकती क्योंकि मृदा ही बंजर है। फिर इसके बाद आता है 4.86% भाग जो कि परमानेंट पॉस्चर्स हैं, चरागाह हैं। ये 4.86% भाग के ऊपर चरागाह फैले हुए हैं। और इसके बाद 11.04% अंडर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये कृषि वेस्ट भूमि है जिसमें भविष्य में कृषि की जा सकती है। और उसके बाद फिर आता है आपका फैलो लैंड्स अदर देन करंट फैलो, और फिर आता है ये करंट वाला भाग। और नेट एरिया जोन मींस हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल में, राजस्थान के क्षेत्रफल का 51.85% भाग के ऊपर खेती की जाती है। ये वो नेट एरिया जोन है जिसकी सिंचाई की जाती है। तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का बंटवारा है कि उसमें कितना भाग किस किस कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कि 2020-21 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो सीरियल्स की अगर हम बात करें तो 222.45 लाख टन, 222.45 लाख टन ये सीरियल्स हैं, अनाज हैं। पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये 48.88 लाख टन है जिसकी पैदावार हुई है, जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा दिया गया है। और ऑयल सीड्स तिलहन की बात करें तो ये 87.15 लाख टन में आता है। इतना पैदावार हुई है हमारे यहाँ। पिछले साल से बढ़त हुई है, निश्चित हमारे यहाँ बढ़त हुई है। अगर बढ़त की बात करें तो आप पाएंगे कि एज पर प्रिलिमिनरी फोरकास्ट फॉर द ईयर 2021 जो हमारे यहाँ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्ट किया गया है 271.33 लाख टन का। 271.33 लाख टन इतना एक्सपेक्ट किया गया है कि लास्ट ईयर इतना हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादित हुआ है, जो कि विच इज इंक्रीज ऑफ 2.08% एज कंपेयर टू प्रोडक्शन ऑफ 265.81 लाख टन। मींस जो लास्ट ईयर था उसमें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ है 265.81 लाख टन का। तो 265 यहाँ है 271, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है कितना, 2.08% का। इसके साथ साथ अगर हम खरीफ में जो फूड ग्रेन उपजाए जाते हैं उसकी बात करें तो वो भी लगभग 110.42 लाख टन पैदावार हुई है। रबी फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 160.9191 लाख टन पैदावार हुई है। अगर हम खरीफ के सीरियल्स की बात करें तो वहां पर 90.41 लाख टन इतना उत्पादन हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ रबी सीरियल्स की बात करें तो ये 132.04 लाख टन पैदावार हुई है। खरीफ की दालों की अगर हम बात करें, खरीफ पल्सेस, तो इसकी पैदावार 20.01 लाख टन रही है। और इसी तरीके से अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें, तिलहन की बात करें, तो उसकी पैदावार भी लगभग 87.15 लाख टन रही है। ये वो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनसे कई बार राजस्थान आरपीएससी में सवाल आ जाता है। अगर हम शुगर केन गन्ने की बात करें तो गन्ना 2.84 लाख टन पैदावार हुई है, पहले से कम हुई है, डिक्रीज हुआ है, यहां पर गन्ने की पैदावार में कमी आई है। अगर हम कॉटन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो यहां पर 28.33 लाख बेल्स इतना उत्पादन हुआ है, इसमें इंक्रीज है। बाकी सभी चीजों में आपको इंक्रीज दिखाई देगा, लेकिन गन्ने की पैदावार में कमी आई है।
तो ये वो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि डेयरी संबंधित जो गतिविधियां हैं, डेयरी पशुपालन के साथ साथ ये गतिविधि भी होती है जिसमें दुग्ध पालन, ये सारी चीजें आती हैं। तो एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट कितना किया था, टारगेट हमने बनाया, एक होता है टारगेट, लक्ष्य बनाया जाना, लक्ष्य बना के कितना हमने अचीव किया है वो अचीवमेंट में। हमने ये लक्ष्य बनाया था कि 2020-21 में मिल्क प्रोक्योरमेंट हमारे डेयरी पे लगभग 31.63 लाख किलोग्राम पर डे इस यूनिट में हो जाए, ये हमारा प्रोक्योरमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने 23.19 लाख किलोग्राम पर डे का प्रोक्योरमेंट हासिल कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज मिल्क मार्केटिंग की, तो एवरेज मिल्क मार्केटिंग हमने लक्ष्य बनाया था 24.91 का, अचीव किया है 17.20 लाख लीटर पर डे। अगर हम बात करें यहाँ कैटल फीड सेल की, तो 348 हमने लक्ष्य बनाया, 156 अचीव किया। रिव्यूड सोसाइटीज, इस क्षेत्र से संबंधित अगर सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो 901 बनाने के हमने लक्ष्य रखा था, 316 ही बनी है। और अगर हम बात करें न्यू सोसाइटीज की तो 251 न्यू सोसाइटीज बनी हैं। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इंसेमिनेशन जो पशुओं की गुणवत्ता बढ़ाती है, जो जिसके कारण पशुओं की जनसंख्या, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उसको हम बेहतर बनाएं, उससे बेहतर हमको प्रोडक्ट मिले, उसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास किए। इसके बाद हम बात करेंगे फिश प्रोडक्शन यानी कि मत्स्यन की, क्योंकि मत्स्यन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि का ही एक भाग है। कृषकों की आय को दुगनी करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसमें सरकार ये इन सभी प्रयासों के ऊपर, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रयास कर रही है। तो मत्स्यन को भी अगर हम देखें तो 2020-21 में फिश सीड प्रोडक्शन कितना हुआ है, 295.46, अर्थात पिछले फाइनेंशियल ईयर तब हुआ था 1226.41, अब हुआ है 995.46 मिलियन। इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो गया है। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फिश प्रोडक्शन भी पहले 58,138.21 था, अब है 34,832.11, तो फिश प्रोडक्शन में कमी आई है, इसीलिए इसका भाग बहुत कम है। अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि को हम मानसून से जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि भारतीय कृषि के लिए कहा जाता है कि मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की ही कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। मानसून जिस साल ज्यादा अच्छा आएगा उस साल पैदावार भी अच्छी होगी, जिस साल वीक हो जाएगा उस साल पैदावार कम होगी और उसके कारण मार्केट में महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चूंकि भारत की समस्या है, भारत के ही एक भाग है राजस्थान, तो इसलिए राजस्थान में भी आपको ये दिखाई देगा कि मानसून सीजन आता है। और एक विशेष परिस्थिति है कि भाई अरावली माउंटेन्स के ठीक पैरेलल समानांतर यहां से निकल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके कारण कम वर्षा होती है। कम वर्षा को भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो राजस्थान का पूर्वी भाग है वहां पर ज्यादा वर्षा होती है, लगभग यहां पर 75 सेंटीमीटर वर्षा मिल जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ चलेंगे, यहाँ लगभग 55 से 70 सेंटीमीटर वर्षा है, इधर आ जाएंगे तो लगभग 350 mm है, ये 35 से 55 सेंटीमीटर वर्षा मिल जाएगी। मीन्स हम यहां से इधर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो वर्षा का स्तर है वो कम होता जाएगा। लेकिन अभी कुछ बदलाव भी नोट किए गए हैं, और ये बदलाव है कि अब कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश बहुत कम हो रही है। हमारे भारत का जो मौसम अनुमान लगाने का विभाग है IMD, उसने बताया है कि अब ये बदलाव के जो हमारा वर्षा का पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव आ चुका है, और उसमें बताया है कि कहीं पर एबनॉर्मल, कहीं एक्सिस, कहीं नॉर्मल वर्षा हो रही है। ठीक है, तो मुख्यतः आप ये पाएंगे कि जो हमारा पूर्वी भाग है आपको हमेशा यहीं पर ज्यादा वर्षा मिलेगी, इस साइड में हमेशा कम वर्षा मिलेगी। तो इस तरीके से यहां पर एक मानचित्र भी दिया है हमारे यहां पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, जिसमें कितनी वर्षा कहां पर हो रही है उसको दर्शाया गया है। सबसे कम वर्षा आपको इन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। ठीक है, और अलवर में भी बहुत कम वर्षा मिली है। अलवर
गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ तो और भी कम वर्षा है। ठीक है, तो ये सभी ये मैप से दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ जो पैटर्न है वर्षा का, उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बदलाव आएंगे तो निश्चित ही कृषि के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। कृषि क्षेत्र सिर्फ कृषि को ही शामिल नहीं करता, फसलों के उत्पादन को ही शामिल नहीं करता, इसमें पशुपालन भी शामिल है, मत्स्य भी शामिल है और उन पर आधारित विभिन्न गतिविधियां भी आधारित होती हैं। क्योंकि किसान हमारे लिए हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। वो जवान जो हमारे देश की रक्षा करता है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वो किसान जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, उसके लिए हमें कृतज्ञ सदैव रहना चाहिए, उसके लिए सदैव सोचना चाहिए। तो ये वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर सरकारें नीतियां तय करती हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।